तो सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से आज जो उनकी तस्वीर आई, ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो अस्पताल से बाहर आई, यानी उन्हें डिस्चार्ज किया गया। व्हीलचेयर पर वो दिखाई दी। पहले उनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि वो अपने चुनाव कैंपेन को व्हीलचेयर से ही आगे बढ़ाएंगी, यानी वो अपने विरोधियों को कोई मौका देना नहीं चाहती हैं। और बीजेपी कह रही है कि अब क्या टूटे पैर से खेला होगा, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। आज ममता बनर्जी की चोट को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही चुनाव आयोग के पास पहुंचे। सियासत तेज हुई, तीखी तकरार भी हुई, लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं वो ममता बनर्जी की तस्वीरें हैं, जिन्हें चोट लगी, अस्पताल में वो रही और आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 हफ्ते के आराम की सलाह डॉक्टर्स द्वारा उन्हें दी गई। आज देश हित में सबसे बड़ी खबर उन धार्मिक माफियाओं के खिलाफ जो धर्म और इबादत के नाम पर अतिक्रमण करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे धार्मिक माफियाओं के खिलाफ मुक्ति अभियान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क किनारे हर उस धार्मिक स्थल को हटाने जा रही है। सही सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार सड़क के किनारे हर उस धार्मिक स्थल को हटाने जा रही है जो अतिक्रमण करके बनाए गए। सरकार ने हर जिले के प्रशासन से पूछा है कि उनके जिले में ऐसे कितने धार्मिक स्थल हैं जो सड़कों पर बने हैं, अवैध ढंग से जमीन पर कब्जा करके बनाए गए। सरकार ने 14 मार्च तक ये भी बताने के लिए कह दिया है कि अतिक्रमण करने वाले कितने धार्मिक स्थल हटाए गए हैं। योगी सरकार ये कार्रवाई दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क पर अतिक्रमण करने वाले धर्मस्थल, उन्हें चलाने वाले धार्मिक माफियाओं की जमीन पर शिफ्ट किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान से सुनिए। अतिक्रमण करने वाले धर्मस्थल, उन्हें चलाने वाले धार्मिक माफियाओं की जमीन पर, पर्सनल जमीन पर, निजी जमीन पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। हमारी रिपोर्ट में आप मंदिर, मस्जिद और चर्च की तस्वीरें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म के नाम पर अतिक्रमण हटाने का बड़ा और विवादित फैसला लिया है। बड़ा फैसला इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण करने वाले धार्मिक स्थलों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। विवादित फैसला इसलिए क्योंकि ये लोगों के धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ फैसला है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर के बाद अब बारी धार्मिक अतिक्रमण की है। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करके बने ऐसे धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे। योगी सरकार का फैसला है कि सड़क किनारे नियमों का उल्लंघन करके बने सभी धार्मिक स्थल तुरंत हटेंगे। यूपी सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से 14 मार्च तक रिपोर्ट भी मांगी है। अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि आदेश के बाद कितना धार्मिक अतिक्रमण हटाया गया। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने धार्मिक स्थल हैं जो अवैध रूप से जमीन कब्जा करके बनाए गए हैं। इसके लिए जी न्यूज ने गाजियाबाद में एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। जी न्यूज रिपोर्टर राजू राज गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके पहुंचे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ करीब 6 किलोमीटर के दायरे में हमें 10 धर्म स्थल मिले। इनका निर्माण ग्रीन बेल्ट जोन में है। ग्रीन बेल्ट जोन यानी जहां पर कोई भी निर्माण अवैध है। ये तो बहुत पुराना हनुमान मंदिर है, हम तो यहाँ कुछ भी नहीं था जब से आके बैठे हुए। अच्छा, तो ये सरकारी जमीन पे आप लोगों ने बनाया? जी, ये तो वो लोग जाने, देवता जाने। हाँ। हम कौन होते हैं? अच्छा भाई, हम हट जाएंगे, देवता देवता ही रहेगा ना वहाँ। शुरू से यहाँ कोई भी नहीं था, जंगल था जब तक हनुमान जी है। ग्राउंड रिपोर्ट में हमें कई ऐसे धर्मस्थल मिले जो शान से सड़क पर जमे हैं और धीरे धीरे उनके अतिक्रमण का दायरा बड़ा हो रहा है। गाजियाबाद के मोहन नगर में हमें सड़क किनारे मस्जिद मिली और पटेल नगर इलाके में सड़क पर छोटे छोटे मंदिर। 1 जनवरी 2011 से लेकर जो
निर्माण हुआ है उसकी रिपोर्ट दिया जाए। हालांकि जब अतिक्रमण होता है तो शुरुआती तौर पर जो सरकारी जगह होते हैं वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है, मूर्ति रखा जाता है और धीरे धीरे उसको इंक्रोच कर, अतिक्रमण कर बड़ा बना दिया जाता है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरीके से पहले काफ़ी छोटा मंदिर होता था और उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर ये एक बड़ा मंदिर में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से लोगों की भी परेशानी बढ़ जाती है, यातायात में लोगों को दिक्कत होती है। यही हाल नोएडा का भी है। ये देखिए, ये मस्जिद फ्लाईओवर के नीचे ग्रीन बेल्ट एरिया पर अतिक्रमण करके बनी है। तो हमें सामने आप देखिए नजर आएगा एक और ऐसा अतिक्रमण जो सड़क पर है। मानिए जो एक डिवाइडर है, डिवाइडर बनाए गए। सड़क भी शायद इन अतिक्रमण के बाद आई होगी। आप मानिए ये सड़क पहले बहुत चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन सड़क बनाते वक्त भी इसका ख्याल रखा गया ज़रूर, लेकिन ये अभी भी इस वक्त मौजूद सड़क पर ही है। ये चीज़ समझनी होगी। इसी मस्जिद के पास सड़क के चबूतरे पर अतिक्रमण करके एक मंदिर भी बनाया गया है। इलाके के कई लोग नहीं जानते कि ये मंदिर यहाँ कब से है और इसे बनाने वाले कौन हैं। थोड़ी ही दूर पर हमें एक और मंदिर मिला जो फुटपाथ के साथ साथ लंबी चौड़ी सड़क भी घेर चुका है और धार्मिक अतिक्रमण की वजह से चौड़ी सड़क पतली गली बन गई। 22-25 साल के अंदर हमारे मंदिर है। ये नोएडा में विकास भी नहीं हुआ था जब इस हमारे कॉलोनी और ये हमारे मंदिर है। ऐसे कैसे हट जाएंगे सर? ये तो हमारा जगह पुरानी जगह धार्मिक अतिक्रमण नाम दिया है। नहीं वो तो होगा जब दिखा जाए, हमारा कहीं शिफ्ट करवाएगा। अब नोएडा के सेक्टर 25 का एक और मंदिर देखिए। सड़क के बीचों बीच ये शनि मंदिर गूगल मैप पर भी नजर आता है। सड़क के दोनों ओर से ट्रैफिक निकलता है और अक्सर श्रद्धालुओं की वजह से जैम भी हो जाता है। सड़क बनने से पहले ही इस तरह के जो मंदिर थे वो मौजूद थे। यहाँ पर पुजारी जी हैं, उनसे भी पूछते हैं, उनकी भी राय पूछते हैं। कितना नहीं पूछे आपसे, कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर 50 साल का अभी। अच्छा, 50 साल पुराना मंदिर है। देखिए पुजारी जो जानकारी दे रहे हैं वो 50 साल मंदिर है, लेकिन कहाँ पर है, किस तरह से है, ये देखिए। सड़क के बीच में एक तरीके से माना तो अतिक्रमण ही जाएगा। बिल्कुल सर, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे लास्ट 25 ईयर्स से है और जस्ट बिकॉज आई हैव बीन फ्रॉम द सेम स्कूल एंड आई हैव बीन वाचिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग सिंस लास्ट 25 ईयर्स। नोएडा और गाजियाबाद में हमें जरा सी दूरी पर ऐसे धार्मिक स्थल मिले जिन पर सड़क के धार्मिक अतिक्रमण के आरोप हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंदिर मिले जो सड़क पर अतिक्रमण किए बैठे हैं। यह आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, स्वागत योग्य है, धन्यवाद है। क्योंकि आप देखिए लगातार आप रोडों पे देखेंगे, गली में देखेंगे, मोहल्ले में तमाम जगह ऐसे भी जगह है जहां पर ऐसे धार्मिक स्थल है जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है, परेशानियां होता है। डेडलाइन 14 मार्च है। सभी जिलाधिकारियों को 14 तारीख तक बताना होगा कि सड़क किनारे कितने अतिक्रमण हैं और कितने अतिक्रमण खाली कराए जा चुके हैं। योगी सरकार का आदेश है कि 1 जनवरी 2011 के बाद जितने भी धार्मिक अवैध निर्माण हैं उन्हें खाली कराया जाए। वरुण भसीन और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में आज हम आपको योगी सरकार के बड़े और विवादित फैसले के बारे में बता रहे हैं। बड़ा इस लिहाज से कि धार्मिक माफियाओं की निजी जमीन पर ये जो अवैध निर्माण है इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा, और विवादित इसलिए क्योंकि इसका सीधा संबंध धर्म से, आस्था से। अब आपको यह भी समझना होगा कि योगी सरकार अतिक्रमण करने वाले धार्मिक स्थलों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई क्यों करने जा रही है। धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की ये जो कार्रवाई है ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है। धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने का आदेश दिया था, और इसके बाद ही योगी सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2011 के बाद हुए सभी अवैध धर्म स्थलों के निर्माण को हटाने की योजना बनाई जाए और ऐसे निर्माण का प्रबंधन कर रहे, जी हां, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे अवैध निर्माण का प्रबंधन या संचालन कर रहे लोगों की निजी जमीन पर धार्मिक स्थल को शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब जिन लोगों ने धर्म के नाम पर यह अवैध निर्माण कराया है उन्हीं की जमीन पर इन धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने की तैयारी है। अब आपको
देशहित में एक ऐसी घटना हम दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उज्जैन की शिप्रा नदी में धमाके हो रहे हैं। जी हां, शिप्रा नदी में धमाके हो रहे हैं। पानी 10 फीट तक उछल रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा सुनिए इन धमाकों की आवाज। ये है क्या चीज? देखिए, इस शोर को आप सुन पा रहे होंगे। पानी जो है वो 10 फीट तक उछल रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है इसके बारे में अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि नदी की चट्टानों से मीथेन और इथेन जैसी ज्वलनशील गैस निकल रही है और इसकी वजह से ये धमाके हो रहे हैं। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि नदी के तट पर भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल हार के इकट्ठा होने से पास के शनि मंदिर में तेल चढ़ाए जाने की वजह से ये गैस बन रही हैं और इसकी वजह से धमाके हो रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर दें, ये रिपोर्ट फाइनल यानी अंतिम नहीं है। ये है क्या? ये उज्जैन की शिप्रा नदी है जहां पानी से आग के गोले निकल रहे हैं। नदी में हो रहे इन धमाकों की तीव्रता क्या है, इसका अंदाजा आप 31 सेकंड के इस वीडियो से लगा सकते हैं। और पता नहीं ये है क्या चीज? अरे वो वही कर रहा था मैं, और एकदम घूमना चालू हुआ नहीं। यहाँ वो एक जो वो झोरम घूम रहे थे ना, वो तो हमारे साथ के बच्चों ने नहीं वो वहाँ घूम रहे साइकिल में। ऐसा किसका? चलेंगे देखेंगे। भगवान लोगों की सीखी याद रखो। नहीं मतलब पानी में क्या है एकदम तो अचंभव ही तो पता नहीं। 31 सेकंड के इस वीडियो में 21 धमाके हैं और देश के वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिप्रा नदी में इन धमाकों की वजह क्या है। शिप्रा नदी में पानी से आग के गोले क्यों निकल रहे हैं? शिप्रा नदी के पानी में धमाकों का राज क्या है? शिप्रा नदी के पानी में लगातार विस्फोट क्यों हो रहा है? पानी से आग के गोले और धुआं निकलने की वजह क्या है? नदी के पानी में हो रहे इन धमाकों पर सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। देखा हमने दूर से, हम वहाँ नहा रहे थे, देखा कि यहाँ पर पानी बम जैसा फूटने लगा है। 2-4 लोग थे तो अब भग गए, हम कोई थे ही नहीं। फिर वैसा हुआ तो हम चल दिए। उज्जैन के पास शिप्रा नदी में ये धमाके 26 फरवरी से हो रहे हैं। इन धमाकों की वजह से ही 13 मार्च को होने वाले शनिवारी अमावस्या के स्नान पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। नदी में जहां विस्फोट हो रहे हैं वो जगह त्रिवेणी घाट और शनि मंदिर के करीब है। नदी में होने वाले कुछ धमाके इतने तेज हैं कि नदी का पानी 6 से 8 फीट तक उछल रहा है। पैनिक की कोई बात नहीं है वहाँ पर। अभी उसके बाद कोई इस प्रकार के विस्फोट नहीं हुए हैं। फिर भी जो अभी शनिचरी अमावस्या का स्नान होगा उसमें हम उस घाट को प्रतिबंधित करेंगे। नदी में हो रहे इन धमाकों को लेकर 3 संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावना ये है कि घाट के पास शनि मंदिर में चढ़ने वाले सरसों के तेल और पूजन सामग्री जो नदी तक पहुंच रही है उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। दूसरी संभावना यह है कि नदी के नीचे पेट्रोलियम पदार्थ या गैस भंडार से रिसाव इस विस्फोट की वजह हो सकते हैं। और तीसरी संभावना यह है कि भूगर्भीय हलचल की वजह से वहां पानी विस्फोट के साथ उछल रहा है। उसमें ऐसी आशंका जताई गई है कि किसी प्रकार की जो गैस नीचे ट्रैप है और नीचे की सतहों में शायद उससे हुआ हो। इन धमाकों को लेकर जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि धमाकों की वजह मीथेन या इथेन गैस हो सकती है। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने नदी को साफ करने और मंदिर से निकलने वाली पूजा सामग्री हटाने की सलाह दी है। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इन धमाकों की जांच करेगा। शायद इसके बाद साफ हो पाएगा कि नदी से पानी के गोले क्यों निकल रहे हैं। इसकी वजह प्राकृतिक है या मानवीय भूल ने शिप्रा नदी को इतना खतरनाक बना दिया है। मनोज जैन, जी मीडिया, उज्जैन।
सोचने वाली बात है, 31 सेकेंड और 21 धमाके, अगर वहां पर कोई स्नान कर रहा होता तो उसकी क्या हालत होती। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट कर दें, प्रशासन ने वहां पर स्नान पर पाबंदी लगा रखी है। आगे बढ़ेंगे। आज हिंदुस्तान की आजादी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना का ऐतिहासिक दिवस है। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आंदोलन शुरू किया था और मुट्ठी भर नमक से राष्ट्र जागरण की शुरुआत की थी। उस घटना के 91 साल बाद जब भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव की शुरुआत कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान के स्वभाव और संस्कारों में एक चुटकी नमक का क्या अर्थ होता है। अंग्रेजों के जमाने में नमक के जरिए छेड़ा गया आंदोलन कैसे आज के भारत को 5 प्रेरणा देता है, कैसे भारतवर्ष के स्वभाव और संस्कार में नमक का मूल्य उसकी कीमत से नहीं आंका जाता, और कैसे ये मामूली सी चीज आज भी संपूर्ण भारत को विश्व गुरु बनाने की राह दिखाता है। चलिए आपको बताते हैं क्या है भारतवर्ष का नमक दर्शन। ये तब किसने सोचा था कि दांडी में गांधी का एक मुट्ठी नमक 91 साल बाद भी हिंदुस्तान की संस्कृति, स्वभाव और संस्कारों की मिसाल बनकर प्रेरणा देता रहेगा। तब जिस एक मुट्ठी नमक में आजादी का आह्वान और आत्मनिर्भरता का संकल्प दिखा था, आज भारतवर्ष के उसी नमक दर्शन को दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया। आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। अपने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े देशभक्तों को नमन करने का। हमारे यहां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी। हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास, वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। जब राष्ट्र स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, तब बापू के उस नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च से आज का हिंदुस्तान प्रेरणा ले रहा है। और दुनिया के सामने जो संदेश पेश किया जा रहा है वो है ईमानदारी, विश्वास, वफादारी, श्रम समानता और आत्मनिर्भरता। ईमानदारी जिसमें सत्ता का ईमान राष्ट्र के स्वाभिमान को बुलंदियों तक पहुंचाता दिखता है। विश्वास जिसमें 130 करोड़ की आबादी भारतवर्ष को विश्व गुरु के पथ पर बढ़ता देख रही है। वफादारी जिसमें राष्ट्र के वीर सपूतों ने सरहदों की हिफाजत में बलिदान का प्रण ले रखा है। श्रम समानता जिसमें धर्म, पथ, लिंग, रंग का भेद किए बगैर हर भारतवासी राष्ट्र निर्माण में आहुति दे रहा है। और आत्मनिर्भरता जिसमें भारत की क्षमता का लोहा पूरी दुनिया आजकल देख रही है और सराह रही है। दांडी के मुट्ठी भर नमक से आत्मनिर्भरता के संदेश की यात्रा अब तक अनवरत जारी है। स्वतंत्रता के 8 दशकों में भारतवर्ष संपूर्ण स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन चुका है। आज अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भारत की आत्मनिर्भरता का पराक्रम है, तो दुनिया भर के देशों तक कोविड वैक्सीन की शक्ल में पहुंचती हुई मदद है। भारत का यह स्वभाव और संस्कृति उसी नमक विमर्श में शामिल है। वैसे आम इंसान की जिंदगी में भी एक चुटकी नमक का वैचारिक दर्शन मामूली नहीं है। नमक वो चीज है जिसकी अहमियत उसकी कीमत से नहीं आंकी जा सकती, लेकिन जिसके बिना हर व्यंजन अधूरा है, जिसके बिना मिठास का महत्व नहीं है, जो जिंदगी से गायब हो जाए तो इंसान रुचिहीन हो जाता है, जो शरीर में बढ़ जाए तो बीमारी बन जाता है। ये नमक ही है जो इंसान के जीवन में संतुलन की सीख देता है। भारत में तो नमक का विमर्श हिंदी साहित्य तक में होता रहा है, जहां मुंशी प्रेमचंद के नमक का दरोगा बेलगाम सत्ता के शोषण के सामने अधिकार और कर्तव्य का दृढ़ संकल्प पेश करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबरमती आश्रम से हिंदुस्तानी नमक की उसी तासीर का बखान किया और अब ये संकल्प
आजादी की 75वीं सालगिरह पर 130 करोड़ भारतीयों को लेना है कि दुनिया को भारत के नमक का मतलब और मकसद की मिसाल पेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब बात करेंगे राजनीति की एंग्री वुमन की। 2 दिन बाद आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी अस्पताल से बाहर आई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह अब बंगाल की राजनीति में व्हील चेयर से राजनीतिक खेला होगा। यानी ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर बैठकर चुनावी सभाएं करेंगी। सत्ता में 10 साल रहने के बाद इस बार उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी से टक्कर लेने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भले ही उनके पैर में फ्रैक्चर हो, लेकिन बीजेपी पर उनके सियासी हमले और धारदार होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी को गुस्सा भी आता है और वो नाराज भी होती है, और सबसे बड़ी बात, वो सार्वजनिक तौर पर अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर भी कर देती है। शायद इसीलिए ममता दीदी को राजनीति की एंग्री वुमेन भी कहा जा सकता है। ठीक शाम 7 बजे ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर कोलकाता के SSKM अस्पताल के बाहर आई। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रही ममता दीदी के पैरों में अब प्लास्टर की जगह बैंडेज बंधा हुआ था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.